Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4, Block 4 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. Let us start with today's topic, Planned Investments as an Innovative Technique in Human Resource Development. हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनोवेटिव टेक्निक्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ये पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट वैसे ही टेक्निकली अगर आप ये टर्म सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये सेविंग के बारे में बात की जा रही है। ऑफ कोर्स इसका मतलब यही होता है, सेविंग। बट जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स होती है, यानी एम्प्लॉयज़ भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है। तो ये एक तरह का एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सारी रिस्क हम ह्यूमन कैपिटल से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कुछ वेज बताए हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। कौन कौन से तरीके हैं जहाँ प्लान इन्वेस्टमेंट हो सकती है। नंबर 1, एम्प्लॉय लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज़ को रखता है और वो उसके अपने तरीके होते हैं क्यों उसने उतने एम्प्लॉयज़ रखे, खुद के रीजंस होते हैं जब वो रखते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी आती है या रिक्वायरमेंट आती है, अचानक से एम्प्लॉयज़ का मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे सारा कुछ। सो उस वक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट किया जा सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये इनके खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल बंदों की ज़रूरत है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो टेक्निकल फोर्स है एम्प्लॉयज़ की, जो उसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए हायर कर लिए जाते हैं सो दैट जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। अब उसके बदले में क्या चाहिए फिर जो फर्स्ट लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स पेमेंट। तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दे देगी। सो वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट देती जाएगी, जो जितने जितने एम्प्लॉयज़ वो लेते रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लीज किया है उनको, वो पेमेंट के बदले उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए रख रहे हैं और उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं, और जब काम हो गया तो लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दे रहे हैं। सो इस तरह से काम हो रहा है। अब क्या हुआ, जो लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके पास वापस लौट जाएंगे जब काम पूरा हो गया। इससे और जो एम्प्लॉयज़ है लीजिंग ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है। उन्होंने अपनी बेस कंपनी में तो काम किया है, साथ में जिस कंपनी के लिए वो काम करने गए थे वहाँ के चैलेंजेस को भी उन्होंने फेस किया है। सो अब उनकी भी एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी होते जा रहे हैं। सो दोनों चीज़ें बेनिफिशियल हो रही हैं। जो कंपनी लीज कर रही है और जो जिसके पास वो जा रहे हैं, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। सो इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये चीज़ होती है। नाउ सेकंड है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है या चेंज देखने के लिए मिलता है, तब ऑर्गेनाइजेशन अपना सिस्टम चेंज कर लेती है, टेक्निक चेंज कर लेती है मैनेजमेंट की। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज करती है पावर और अथॉरिटी, यानी अब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक सेंट्रल लेवल पे ना रह के एम्प्लॉयज़ में बांट दी जाती है। अब एम्प्लॉयज़ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है मैनेजमेंट में और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। सो इसको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। जो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है उनमें वो टैलेंट है जो अभी तक उसको एक्सप्लोर ना किया गया हो। जब उसके हाथ में पावर दे दी गई एम्प्लॉय के, तो अब वो बोल पा रहा है, वो अपने पॉइंट्स रख पा रहा है। सो उसके जो हिडन पोटेंशियल्स है वो बाहर आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, और इस तरह से एम्प्लॉय भी ना सेटिस्फाइड फील करने लगता है, बिलोंगिंगनेस फील करता है, लॉयल ज़्यादा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि वो सेफ है ना, सेटिस्फाई फील करने लगता है, साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी हो जाती है। थर्ड इज इनोवेटिव रिवार्ड्स प्लान। ये वो स्कीम है रिवार्ड की या इंसेंटिव की, जहाँ पे एम्प्लॉय अगर कोई क्रिएटिव या इनोवेटिव
चीज़ बताता है या परफॉर्म करता है टास्क में, तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। तो इसको इनोवेटिव रिवार्ड प्लान्स कहते हैं, जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को चेक करता है और उसको उसी के अकॉर्डिंगली फिर उस रिवार्ड दिया जाता है। तो एम्प्लॉय का क्या हुआ, एम्प्लॉय ने अपनी स्किल को और शार्पन किया क्योंकि उसको मालूम है कि उसको रिवार्ड मिला है क्योंकि उसने वो अच्छा काम किया है। अगर वो उससे बेहतर करेगा तो और अच्छा रिवार्ड मिलेगा। सो उस मोटिवेशन से वो अपनी स्किल्स को और पॉलिश करता है और फिर एम्प्लॉयज़ को एनकरेजमेंट भी मिल रहा है अगर रिवार्ड मिल रहा है तो, और स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज भी उसकी बढ़ती जा रही है उस एरिया में। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब अगर कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ ना ट्रेंड ही आए, तो वो कोलैबोरेट कर लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और उनको बता देते हैं कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ में ट्रेन करके ही निकालो अपने इंस्टीट्यूशन से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट्स उनको उस चीज़ में ट्रेन कर देते हैं और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो हेल्प कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और पहले से ही ट्रेंड आते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बच रहा है, एनर्जी बच रही है, टाइम बच रहा है और बाकी रिसोर्सेज भी बच रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स को भी हेल्प मिल जाती है कि वो सही लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं जो वाकई प्रैक्टिकल है। और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्स इसी तरह से रन कर रहे हैं आजकल जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस। सो जब भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में हम चेंज लाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज में चेंज लाते हैं, सो उसको कोप करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सारे एम्प्लॉयज़ अपडेटेड हो। सो वो जो स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं उनको हम तभी लगाते हैं जब हमें मालूम है कि अब चेंज की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही चेंज लाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल दोनों में ही चेंज आने लग जाता है और ज़रूरत भी है। सो इसीलिए उनकी ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशंस है इसका मतलब ही यही है कि हम उनको ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स उनको चलाएंगे अब, और किसके लिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए और ग्रुप में। सो इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को ज़्यादा लर्न करने में और जल्दी से अडेप्ट करने में और चेंज को एक्सेप्ट करने में। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर क्या रहा है, इसका जो काम है वो यही है कि जितने एम्प्लॉयज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों को एक साथ लाना और अपने अपने गोल्स को अचीव करना साथ में मिलके। एचआर मैनेजर्स जो होते हैं अब उनको अपना रोल थोड़ा सा चेंज भी करने की ज़रूरत है आज की डेट में। पहले वो प्रोटेक्टर होते थे एंड स्क्रीनर्स होते थे, अब उनका रोल होगा प्लानर एंड चेंज एजेंट की तरह। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी बेसिकली क्या रोल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्या काम करती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं वर्क फोर्स जो है यानी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं। तो मेन इंटेंशन जो HRD का होता है वो होता है कि मार्केट प्लेस में ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव की जा सके। कैसे? बाय यूजिंग वर्क फोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ को जब हम यूज़ करते हैं और उनको इतना एबल बना देते हैं कि कंपनी कॉम्पिटिटिव बन जाए मार्केट प्लेस में। अब वो हम क्या करते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है वो इन्होंने शॉर्ट में बताया क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सो सिंस जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो एक वैल्यूएबल एसेट माना गया है किसी भी कंपनी के लिए, उसको अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, एबिलिटीज़ बढ़ाने में, उनको टेक्निकल नो हाउ समझाने में, देन उनकी पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप करने में, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में। तो बहुत सारी, कितने सारे मैंने टर्म ले लिए यहाँ पे, जो अंडरलाइन किया है वो सब वही मैंने अंडरलाइन किया है, उसी को मैं रीड कर रही हूँ। सो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है और
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये जो इनकी स्ट्रेटजीज हैं वो फर्दर इनका करियर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ के। और जब इनकी स्किल्स डेवलप हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, तो इनमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में ये भी रन की जाती हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उससे भी वो और ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं, कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बढ़ जाती हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है वो उनको आ जाता है। फिर उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी बेटर हो जाती है ना, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में उनको पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग को कैसे कोप करना है वो भी उनमें उनको आ जाता है। और फिर रिवार्ड सिस्टम से उनमें मोटिवेशन भी आता है और अच्छा काम करने लग जाते हैं ये। नेक्स्ट इज कंसर्न्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बहुत क्रूशियल और सिग्निफिकेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्योंकि ये ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे एम्प्लॉयज़ का टेक केयर कर रहा है, वो कैसा है, उनके बिहेवियर कैसे है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनको कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीज़ें। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो उसके सारे प्रोसेस क्रूशियल होने की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट भी छोड़ता है, क्योंकि वही है जो डील करते हैं एम्प्लॉयज़ का करियर कैसा होना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। सो ये जो एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स है जो जिनको हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको बहुत केयरफुली प्लान करना होता है। देखना पड़ता है कौन से एम्प्लॉयज़ कौन सी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और कौन सी स्किल्स किसके अंदर डालनी है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ही काम होता है। अब बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो क्या क्या हैं वो हम लिस्ट डाउन यहाँ पे किया हुआ है, उसको हम समझेंगे। नंबर 1, सिलेक्टेड प्रोसेस और द स्ट्रेटजीज। जो भी स्ट्रेटजीज या प्रोसेस HRD सिलेक्ट करता है वो बहुत अच्छे होते हैं हर एक एम्प्लॉय के लिए, मतलब जो भी एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को चूज कर करके वो सिलेक्ट कर रहे हैं। सो वो जितनी भी स्ट्रेटजीज है या प्रोसेसेस है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं उन एम्प्लॉयज़ को, वो कोर्सेज उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करें, नॉलेज एटीट्यूड डेवलप करें, और वो उनको तो अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करेगा। सो अगर स्ट्रेटेजी और प्रोसेस ढंग से प्लान नहीं किए गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, सब कुछ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इशू ही है, HRD के लिए एक इशू ही है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी ढंग से प्लान की है कि नहीं की है। सेकेंड इज, अगर स्ट्रेटेजी जब भी हम बनाते हैं तो उसको जैसा भी बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ अलाइन नहीं है तो ये भी एक इशू क्रिएट कर सकता है। सो ये भी एक इशू है HRD के लिए कि क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वो अलाइंड है बिजनेस प्लान के साथ या नहीं है। थर्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो है कि वो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे कि वो अपनी नॉलेज और बाकी एडेप्टेशन जो चेंज की वजह से आता है उसके लिए रेडी रहें, और उनका ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जो उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे। सो अगर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है HRD ने सही से नहीं बनाया और जिसकी वजह से वो अडेप्ट होने वाली कैपेसिटी नहीं रखते हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसीलिए जो प्रोग्राम्स बनेंगे, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे वो इस चीज़ को देखते हुए बनाए जाएंगे कि एम्प्लॉय को तो करियर एडवांसमेंट मिल ही रहा है, साथ में वो इस तरह के चीज़ सीख चुके हैं कि अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आता है तो वो अच्छे से उसको रेडीली एक्सेप्ट कर लेंगे। फोर्थ इज, इनको जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंटिन्यूसली मैनेज करे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी चेंज को लाने से पहले देखें कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए है, कितने नहीं चाहिए हैं, कितनों को स्किल अप करना है, ये वाली चीज़ें। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ कंटिन्यू करते हैं बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी HRD का ही काम है जहाँ पे वो स्किल डेवलपमेंट करती रहे सो दैट पुराने एम्प्लॉयज़ ही बने रहे ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज आजकल जंपिंग बहुत हो रहा है कि एक कुछ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं फिर भाग रहे हैं। सो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको वो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट तो करना पड़ेगा खुद को अगर अब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज ट्रेनिंग
जो हम देते हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रुक रुक के ट्रेनिंग दे रहे हो, हर बार चेक करना पड़ेगा कि किस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है, कौन सा बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक डाइवर्स वर्कफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिस्क है वो है जो इशू की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। अगर आपने गलत वर्कफोर्स को गलत ट्रेनिंग दे दी तो वो बेकार गई, वेस्टेज है अगेन। सो इसीलिए ये रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो कौन सा बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज करे जो डाइवर्स वर्कफोर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो और इफेक्टिव हो। सिक्स्थ इज जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का, वो भी एक रिस्की चीज़ है। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है, अब कितना मुश्किल काम है कि उनको डिसमिस करना या टर्मिनेट करना। सो ये HR डी जो है उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है किसी को नौकरी से निकालना। सो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक इशू ही है। नाउ अब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस में वो यही है कि ये जो HRD के जितने भी प्रोसेसेस हैं ना उसको इफेक्टिवली डील करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन सही से HRD के जितने प्रोसेस हैं उनको सही से डील कर ले, जैसे ऊपर के जो इश्यूज हैं वो ये एक तरह के प्रोसेसेस हैं, उनको अच्छे से डील कर ले तो जितने भी हर्डल्स हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन बचा सकता है, उससे ओवरकम कर सकता है और अपनी पोजीशन भी स्टैब्लिश कर सकता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट काउंसलिंग। कॉरपोरेट काउंसलिंग में एक टर्म भी इसमें आ रहा है, पीपल मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हमेशा एम्प्लॉयज़ को कैसे टेक केयर करना है उसके ऊपर ही वर्क करता है, उनको कैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा एडवांस बनाना है। सो इसको हम पीपल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो जो भी इश्यूज होते हैं एम्प्लॉयज़ के वो कई लेवल पे हो सकते हैं, अपने ऑल लेवल पे यानी मार्केटिंग, फाइनेंशियल, इस तरह के। देन हायरार्कीज पे भी हो सकते हैं, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, वेंडर्स, कस्टमर्स, बहुत सारे तरह से एम्प्लॉयज़ के इश्यूज हो सकते हैं। सो अब इनको मैनेज करना बहुत सेंसिटिव और क्रूशियल फैक्टर है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिचुएशन में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पैसा लगा है और बिजनेस वाली चीज़ हो गई। सो ये ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ हो गई जहाँ पे इनको मैनेज करना होगा। तो इसीलिए काउंसलिंग कॉर्पोरेट लेवल पे आ गई है क्योंकि जो कॉर्पोरेट लेवल के एक्सपर्ट्स हैं वो ये चीज़ें नहीं कर सकते जो एक एक्सपर्ट कर सकता है, जो काउंसलर कर सकता है। तो अगर हम काउंसलिंग को डिफाइन करें तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे दो लोगों का इंटरेक्शन होता है, काउंसलर एंड क्लाइंट। और जो काउंसलर है वो गाइड करता है क्लाइंट को कि कैसे उसकी खुद के इमोशंस एंड फीलिंग्स को हैंडल करना है। वो इंडिविजुअल को अपने अंदर झांकने का मौका देता है, इंसाइट गेन करने में हेल्प करता है। वो समझ पाता है क्लाइंट कि वो उसकी वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस क्या हैं लाइफ से और उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। और इसी वजह से अब क्या होता है, जब क्लाइंट को ये चीज़ें समझ में आ गई तो वो अब अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टैकल कर पाएगा, घर पे भी और वर्क एनवायरनमेंट में भी। तो ऑब्जेक्टिव जो काउंसलिंग का होता है वो यही होता है कि लोगों को सेल्फ रिलायंट एंड कॉन्फिडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, कि कैसे अपनी चीज़ों को वो कंट्रोल करे, कैसे हैंडल करे। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, है ना, हेट्रोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन वहाँ काम कर रही है। सो हेट्रोजीनियस कैसे, उनकी जेंडर अलग होगा, एज अलग होगी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होगा, डिसेबिलिटी भी वाले भी होंगे, वेटरन्स भी होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अलग होंगे, एक्सपीरियंसेस में अलग होंगे। तो हेट्रोजीनियस है पॉपुलेशन। सो हर एक लेवल के लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, पहले पिरामिडल होता था, मतलब सेवरल हायरार्कियल लेवल्स होते थे, अब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन एंड मैनेजमेंट, बस दो ही लेवल है। तो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन पे नज़र कड़ी रखी जा रही है और इसीलिए उनका एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सो उसी को फुलफ़िल करने के लिए उनको ज़रूरी भी हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिमांड भी होगी, ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये एम्प्लॉय इस लेवल पे काम करे, उन पे नज़र तो रखी जा रही है। तो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की और उसको फुलफ़िल करने के लिए
कॉर्पोरेट लेवल पे तो ट्रेनिंग चाहिए ही है, साथ में उनकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो ओवरवेल्म फील करने लगते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो डरते हैं, घबराते हैं, एंग्जाइटी होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं। तो जो काउंसलर है उसको इसीलिए हायर किया जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन में ही हायर कर लेती हैं या किसी और कंपनी के साथ डील कर लेती हैं, जहाँ से कुछ टाइम के लिए उनके काउंसलर आते हैं, काउंसलिंग करते हैं और चले जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन का काउंसलर होता है वहीं पे रहता है, बार बार रोज आएगा या जो भी उसका डीलिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पता होता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, उनको इफेक्टिव कैसे बनाना है, इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है। सो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो काउंसलिंग जो होती है वो उनके जितने भी इश्यूज हैं उसको हैंडल करती है, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है काउंसलिंग, उनमें कॉम्पिटेंस इम्प्रूव करने का काम करती है, सो दैट वो बिजनेस फील्ड में अच्छा कर सकें। उनके कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं काउंसलर्स। देन इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बच रहा है, एफर्ट्स बच रहे हैं, पैसा बच रहा है, एनर्जी बच रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो एम्प्लॉय अगर ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है वो सेल्फ हार्म कंडीशन में भी आ सकता है। सो इसीलिए यहाँ काउंसलर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नेम को बचा लेते हैं, उसकी इमेज को बचा लेते हैं। इसीलिए हर कंपनी में काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल होने लगे हैं, ये भी आ गई है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, उसमें ये चीज़ डाली गई है कि आप काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं, ये सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं। तो एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइज करते हैं काउंसलिंग से कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में है, वो कैसे डील कर सकते हैं चेंजेस को, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एजेंडा को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग से उनको समझ में आने लगती है। एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिलती है अगेन कि कैसे अपने प्रॉब्लम का कॉज ढूंढे, करंट सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें, अपने इश्यूज कैसे रिजॉल्व करें। प्रॉब्लम्स कहीं पे भी आएंगी अब उनकी लाइफ में, पर्सनल भी हो सकती है, वर्क एनवायरनमेंट की भी होती है। पर्सनल कैसे, मतलब उनकी होम फैमिली इससे रिलेटेड, वर्क एनवायरनमेंट जैसे बॉस, सबॉर्डिनेट, कोवर्कर्स, पीयर्स, इनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो इश्यूज हैं ये इनकी इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो वो अगर इशू को सर पे रख के आएंगे, दिमाग में डाल के आएंगे, तो काम कैसे करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे काउंसलर उनकी हेल्प करता है कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे डील करना है। और ऑर्गेनाइजेशन में जब वो चले गए काम करने तो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को वो सप्रेस करके बैठ गए होते हैं। सो अब जब वो सप्रेस करके बैठे हैं तो क्या हुआ, वो उनका मन नहीं लगेगा, काम नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगी क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी में, सेल्फ डेवलपमेंट में। अपने इमोशंस से डील नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ गया। सो इसीलिए यहाँ पे काउंसलर इनको इन सारे फेसेस को फेस करने की कैपेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव काउंसलिंग एट कॉर्पोरेट लेवल। वैसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करता है। तो अगर इफ़ेक्टिवली हमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है तो कॉर्पोरेट काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और हेल्प कर सकता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए प्रॉपर वे में। तो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिशियल भी होते हैं एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सारे रिसोर्सेज बचा लेता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग का प्रोसेस। सो ये कौन से वेज हैं जिससे हम इफेक्टिवली काउंसलिंग कर सकते हैं, तो ये काउंसलर के लिए दिया हुआ है कि काउंसलर को किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, काउंसलर को एक गुड लिसनर होना चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो भी बोल रहा है उसको हर एक एस्पेक्ट सुने उसका। सेकेंड, काउंसलर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ के, ऑब्जर्व करके, उनकी टोन को समझ के, उनकी किस तरह से कम्युनिकेशन की इंटेंसिटी है उसको समझ के ये जान पाए कि वो किस तरह के स्टेट में है एम्प्लॉय। देन एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए। जैसे कि काउंसलर अगर एम्पैथेटिक नहीं होगा क्लाइंट के लिए तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्लाइंट जो है किस दौर से गुजर रहा है। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि क्लाइंट की फीलिंग्स को ऐसे समझना जैसे कि वो उसके साथ ही हुआ है वो चीज़। नेक्स्ट, वो समराइज कर सके, जो स्टडी कर सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। कौन समझ सके? काउंसलर समझ सके। काउंसलर समझ सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है
कोई भी रेमेडी समझने से पहले उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से सुनना। और पैराफ्रेजिंग भी एक टेक्निक होती है जो आपने पढ़ा होगा। पैराफ्रेजिंग में आपने जो सुना उसको वापस दोहरा के उससे पूछना कि आप यही कह रहे हो। तो क्रॉस चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट ने आपको क्या कहा। नेक्स्ट इज काउंसलर जो है वो एम्प्लॉय को अपने खुद के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। किस तरह से वो सोचता है, किस तरह के बिहेवियर शो करता है, क्या इशू है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ये सब बताता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पहले ही बताना चाहिए था, वो ये कि जो एनवायरनमेंट है जहाँ क्लाइंट आपसे बात करने आया है, आपको बता रहा है, वो वेलकमिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट जब स्टार्ट हो तो एक रैपो सेट हो जाए काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में। ना यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटरिंग सब एक है। वैसे तो हमने मेंटरिंग एंड कोचिंग के बारे में पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ पे इन्होंने फिर से दिया है। पहली चीज़ तो आपको काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी हमने देखा है कि वो काउंसलिंग में हम प्रेजेंट और पास्ट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और एम्प्लॉय को कुछ सजेशंस देते हैं, रेमेडीज बताते हैं, सोल्यूशंस बताते हैं कैसे उस प्रॉब्लम को ओवर पावर करना है। नाउ अब कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो कोचिंग एक इंटेंसिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते हैं एम्प्लॉय के। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम रीच आउट करना चाहते हैं, और जो भी एम्प्लॉय है उसमें कुछ हिडन टैलेंट है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको अनेबल करते हैं इस चीज़ के लिए। एक वो अपने आप को नए तरीके से देख पाता है जब उसको कोचिंग दी जाती है। सो ये कोई रेमेडियल नहीं होती कोचिंग। इसमें हमारा फोकस ये होता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, जहाँ पे वो है उससे बेहतर करे और अपनी जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं, फ्यूचर में है, उसको बहुत अच्छे से डील कर सके और उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सके। जैसे कि शूटिंग, पैरा शूटिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स में भी कोचिंग होती है, तो यानी आपको और पॉलिश किया जा रहा है। तो कोचिंग इज़ ऑल अबाउट पॉलिशिंग यू और बेहतर वर्जन बनाने की तैयारी होती है। तो हाउएवर काउंसलिंग में भी हम यही करते हैं, लेकिन उसमें रेमेडीज़ के ऊपर हम वर्क करते हैं। पहले प्रॉब्लम के साथ इंसान आ रहा है, कोचिंग में ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, वो अपनी स्किल को शार्पन कर रहा है। दोनों में फ़र्क है। मेंटोरिंग की बात करें तो ये फेस टू फेस होती है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें एडवाइजरी की तरह एक पर्सन होगा, कैरियर ओरिएंटेशन के ऊपर बात होगी, इस तरह की इंटरेक्शन होंगे। सो ये एम्प्लॉय और उसके सीनियर के बीच में हो सकता है या किसी और प्रोफेशन के साथ एक एम्प्लॉय का हो सकता है। तो इसमें मेंटोर्स उसको हर एक स्टेज में, लाइफ के पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एस्पेक्ट में गाइड करता है। मेंटोर किस तरह से सोचना है, चीज़ को किस तरह से लेना है, वर्क किस तरह से करना है, ट्रांजिशन किस तरह से लाना है, सारा कुछ। तो ये फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 4 MPCE 032। आज हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया MPCE 032 का। आई होप आपको ये फ्रेमवर्क पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप्स है, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप है, वहाँ शेयर करें मेरे वीडियोस, मुझे सपोर्ट करें, मेरे हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।